कोनिचिवा एवरीवन, ओगेंकी desu का। सो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हाउ आई केम टू जापान। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पे, जिस पे 1 और 2 मिनट की थी, बट उसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी। तो आई थॉट दैट आई शुड मेक ए वीडियो ऑन यूट्यूब, सो जिसमें मैं अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैं जापान कैसे आया। सो आई विल स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मुझे तो जापानीज़ में कोई इंटरेस्ट था नहीं स्टार्टिंग से। हम कॉमर्स से हैं और कॉमर्स में ये था कि आप सीपीटी कर लो और सीए बन जाओ, या फिर बीकॉम कर रखी थी, उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो समझ नहीं आ रहा था करना क्या है लाइफ में। तो मेरे अंकल ने सजेस्ट किया टू डू जापनीज़। अब जापनीज़ तो लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज़, जापनीज़ ही क्यों। तो मैं तो फ्रेंच करने वाला था पहले, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोर्स, क्रैश कोर्स समथिंग। बट मेरे मामा और मेरे जो अंकल हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि जापनीज़ कर ले। अब लैंग्वेज करनी थी कोई सी भी, अब जापनीज़ करो चाइनीज़ करो, क्योंकि समझ तो कुछ आ नहीं रहा था क्या करना है। तो जापनीज़ स्टार्ट कर दी। उन्होंने बोला कि जापनीज़ का स्कोप बहुत अच्छा है जापान में, और कल्चर भी बहुत प्यारा है। तो जापनीज़ की जो डिमांड है वो इंडिया में बहुत है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। अब जापनीज़ की क्लास स्टार्ट करी दिल्ली में। वहाँ करने गए, स्टार्टिंग में लगा क्या पढ़ रहे हैं, बट करना तो था ही। तो स्टार्ट किया, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्या है। एक नई लैंग्वेज थी, इंग्लिश से थोड़ा अलग है। तो कैरेक्टर्स याद करना स्टार्ट की, कांजी स्टार्ट याद करना की, तो थोड़ा समझ में आने लगा। और समझ में इतना अच्छा आने लगा कि इंटरेस्ट आ गया। मैं तो डेली बहुत पढ़ता था, 3-3, 4-4 घंटे यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं कि कैसे क्या करना है, बोलना, जापानी से बात करना, उसमें इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। तो मैं मॉन्यूमेंट जाता था। दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब और अपना इंडिया गेट। तो यहाँ सब जाके जो भी जापानीज़ मिलता था ना, उसको देखते ही स्टार्ट हो जाते थे कि अपना नाम बोलना और हाउ आर यू, आप कैसे आए। तो जाते ही रिशी तोमोशिमस, योरोशिकु ओनेगाईशिमास, ओगेंकी देसु का, वाताशी वा गेंकी देसु, निहोन गा दाइसुकी देसु, निहोन नो बुंका गा दाइसुकी देसु। ये नॉर्मल जो लाइन है ये सारी बोलना स्टार्ट कर दी। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा कि सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, कि लग रहा है कि मतलब जापानी में बात कर पा रहे हैं। तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, बट वहाँ तक नहीं, कुछ ज़्यादा ही करना था। तो N5 N4 तक अच्छे से किया, एग्ज़ाम दिया, पास हो गए। अब ये था कि जॉब चाहिए, क्योंकि फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया, बट जॉब उस टाइम पे कम थी। तो गाइडिंग ही स्टार्ट करी थी, क्योंकि सबसे बात करते थे जो भी जापानीज़ आ रहे हैं अलग अलग मॉन्यूमेंट पे। तो वो भी एक तरह का वर्क था, आज से 3-4-5 साल पहले। तो उससे स्टार्ट कर दिया। तो कुछ कंपनी थी उसमें अप्लाई किया कि गाइडिंग कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट पिकअप वगैरह करते थे कि एयरपोर्ट पे जापानी आया, उसको वहाँ से होटल छोड़ना है और होटल से एयरपोर्ट छोड़ना है। उसके मिल जाते थे कुछ पैसे, 500-1000 रुपये एक के। मतलब एक बार आपने एक जापानी को छोड़ा तो उसका 500-1000 रुपये मिल जाता था। तो ऐसे ही दिन में 1-2 बार, 3-4 बार करा दिए, तो उसके 2-3 हज़ार रुपये हो गए एक दिन में। बाकी टूर्स होते थे कि यहाँ से आपको वाराणसी, आगरा लेके जाना है जापानियों को। तो वहाँ लेके जाके उसका 4 से 5 हज़ार रुपये का आपका पर डे का था कि आपको इतना मिलेगा। बाकी जापानी से कोई अलग टिप मिल जाए तो वो भी अच्छी है। तो इस तरह की इनकम बन जाती थी। बट ये पता चल गया था कि ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा गाइडिंग, क्योंकि सीजनल है। 6 महीने आती है, 6 महीने नहीं आती, क्योंकि जापानी जो गर्मी में आना पसंद करते नहीं हैं इंडिया। तो इसलिए थोड़ा अपना जो लेवल है वो आप स्टार्ट करना किया। तो जापानीज़ N3 पास करके, जापानीज़ N3 पास करते करते मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। तो वहीं से मैंने पढ़ाई की और वहीं पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जॉब चाहिए थी। वैसे तो मैंने अप्लाई किया था कंपनी के लिए, बट ये था कि मुझे N2 भी करना था। तो मैंने सेम इंस्टीट्यूट में N3 करने के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और जब मेरा N3 हो गया था और N2 चल रहा था, तब मुझे एक ऑफ़र आया था। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। कंपनी का नाम था होंडा। तो मैंने होंडा में 1 साल काम किया अच्छा खासा, कोरोना से पहले। बट कोरोना से तो कंपनी का जो प्रोडक्शन वगैरह बंद हो गया था, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस था। तो कंपनी ने फिर रिन्यू नहीं किया और फिर वही जॉब दूसरी देखनी पड़ी। और उस टाइम मेरा N2 भी हो गया था, बट कोरोना वाला टाइम चल रहा था, जॉब इतनी जल्दी मिल नहीं रही थी। कुछ टाइम बाद ही, बस 3-4 महीने बाद ही मुझे गुड़गांव में जॉब मिल गई। मैंने वहाँ स्टार्ट कर दिया।
बट कहीं ना कहीं ये था कि जापान जाना है या बाहर तो जाना ही है एक बार। अब वहाँ पे करना स्टार्ट किया, गुड़गांव में काम अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया कंपनी थी। बट वही था कि बाहर जाना है, तो मैंने देखना स्टार्ट किया कि जापान में कोई जॉब मिल रही है। जॉब तो लिखा तो बहुत सारा था, कोई रिप्लाई कहीं से भी नहीं आता। तो मैंने सोचा कि जापान को छोड़ कर कहीं और कंट्री में ट्राई करते हैं। तो मैंने मलेशिया वगैरह का ट्राई किया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस वगैरह का। तो ये एब्रॉड है तो इंटरव्यू तो ईजी होता नहीं है। तो थाईलैंड और फिलीपींस से मेरे पास कुछ ऑफर आया, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। बट मैंने वहाँ का देखा, मतलब जापानीज़ का लेवल ही बहुत अलग है। और जापानीज़ का लेवल तो कुछ अलग ही लेवल था, मतलब बोलने वगैरह तरीका। इंटरव्यू में मैंने बोला बट उनको लगा कि नॉर्मल ही है, JLPT N2 है तो सॉरी, बट स्पीकिंग लेवल अच्छा नहीं है। और इंडिया के हिसाब से तो बहुत अच्छा था, बट उनको तो कुछ अलग ही लेवल चाहिए था। उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, सारी ये जो तेनी को बिज़नेस जापानीज़ करना वो सारा स्टार्ट किया अच्छे से, स्टार्टिंग से ढंग से डेली पढ़ना स्टार्ट किया। और अपनी जो फ्लुएंसी है जापानीज़ के अंदर वो लेके आए। उसके बाद इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, तो मलेशिया की कंपनी में हो गया फाइनली। तो मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था गुड़गांव वाली कंपनी में, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, वहाँ चला गया मैं। और मलेशिया जाके तो लाइफ ही चेंज हो गई पूरी। मलेशिया में मैं 2 साल रहा। वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट्स का काम था, मतलब ईमेल्स, चैट वगैरह, फ़ोन वगैरह। बट वहाँ का जो लेवल है जापानीज़ का वो बहुत डिफरेंट है। तो जब वहाँ का काम करना स्टार्ट किया तो एक्चुअल जो बिज़नेस जापानीज़ होती है, एक्चुअल जो नेटिव वाली जापानीज़ होती है वो आ गई। तो वहाँ पे इतना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिला, तो मेरी जो जापानीज़ है वो बहुत अच्छी खासी हो गई। फिर तो ऐसा बोलने लग गए कि भाई अब तो कुछ भी ले आओ सामने, जापानी को कितना ही ले आओ, अब तो बस ख़त्म कर दें खेल। तो उसके बाद तो जापानीज़ में इतना कॉन्फिडेंस आया ना, अब तो कुछ भी कर देते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी उस टाइम पे N1 वगैरह का सोचा नहीं था, क्योंकि जापानीज़ पे फोकस था कि जो स्पीकिंग स्किल्स हैं और जो कांजी वगैरह हैं, बिज़नेस जापानीज़ है, उस पर फोकस करना है। तो जापानीज़ N1 का ध्यान नहीं था। और N2 तो मेरा 2021 में ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जापान आ गए। कैसे आ गए? एक बार जापान आना था, 2 साल के बाद ट्राई किया कि जापान जाना है, तो अलग अलग कंपनी में ट्राई कर रहा था। जापान नहीं भी हुआ तो किसी और कंपनी में स्विच करना था। बाय गॉड ग्रेस जापान में कोई कंपनी में ऑफर आ गया, जेनपैक्ट। और वहाँ मैं अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, और आप मानोगे नहीं, मेरा 20 मिनट का इंटरव्यू था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद तो फिर सीधे जापान आ गए। तो लगा कि इतना इजी भी नहीं था, इतना इजी था क्या जापान आना, क्योंकि सोचा नहीं था मैंने, क्योंकि लोगों के होते 3-3, 4-4 बार इंटरव्यू, और वो जब जाके जापान आते हैं, यहाँ 15 मिनट में इंटरव्यू होकर ख़त्म कर दिया। तो मैंने कहा अब तो जब हो ही गया है तो खुशी तो थी, बट लोग कहते थे कि टोक्यो महंगा बहुत है। मैंने कहा अच्छा, पर मुझे लगता था कि इतना कितना महंगा होगा। मलेशिया भी थोड़ा महंगा था बट इतना नहीं था। मैंने कितना ही महंगा हो जाएगा। जब यहाँ पे आए तब पता चला कि भाई टोक्यो तो अलग लेवल का महंगा है। और 49th कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे महंगी है। तो यहाँ पे आके काम स्टार्ट किया। जापानीज़ के अंदर तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। फिर काम वाम सीखा कंपनी में, तो 2-3 महीने में आदत हो गई। अब तो काम भी बढ़िया चल रहा है और सैलरी वैल्यू भी ठीक है, बट महंगाई बहुत है, तो देख के चलना पड़ता है हर चीज़। बट फिर भी जो जर्नी थी पूरी, ये काफ़ी अच्छी थी। अभी भी N1 का एग्ज़ाम दे दिया है, कुछ टाइम बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। बट अभी तक का जो एक्सपीरियंस था टोक्यो में आने का, वो बहुत लंबा था। मेहनत की थी, जापानीज़ में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा पढ़ाई की, बिज़नेस जापानीज़ की, कांजी पढ़ी, लोगों से डीलिंग की। ऑलमोस्ट जो एनवायरनमेंट था वो नेटिव का था, तो नेटिव जापानीज़ से बहुत बात की, तो उससे मेनली जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल वो बहुत बढ़ गया था। तो मेरी जर्नी में बस यही था कि मैंने जो फोकस किया है कि जापानीज़ पढ़ने में और उसको एक्चुअल अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में, कि जापानीज़ से बस बात करते रहो डेली। जब मैं स्टार्टिंग के फेज़ में था तब भी मैं मेरे फ्रेंड वगैरह से बात करता रहता था जापानीज़ के अंदर ही, तो जो फ्लुएंसी बनी रहे। हेलो टॉक वगैरह भी यूज़ किया, मीटअप ऐप यूज़ किया, जिसमें वहाँ पे कन्वर्सेशन होती हैं जापानीज़ के साथ ग्रुप बना के। तो कुछ भी बोलो आप जापानीज़ में ट्राई करो, छोड़ो मत। तो डेली आप करोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा, और फिर जब आप किसी से बात करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से निकल के आएगा जापानीज़ में ही। तो मेरा तो ये मैसेज है कि डेली करते रहो, डेली ट्राई करो, डेली जापानीज़ की प्रैक्टिस करते रहो। चाहे किसी से बात करो,
15 मिनट बात करो, बट बात तो कर रहे हो ना, वो रूटीन बनता रहना चाहिए। तो उसमें आपको काफ़ी सही रहेगा। जो मेरी जो अभी एबिलिटी है, मेरी तो उसी से आई है। मैंने कभी छोड़ा नहीं, मैंने डेली ट्राई किया, डेली बात करी, अभी भी मैं डेली जापानीज़ बोलता हूँ। तो जिससे जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी लेवल की बन चुकी है। वो तो कोई भी चीज़ हो, जो आप डेली करोगे तो उसमें आप प्रोफिशिएंट हो ही जाओगे। तो ये है मेरी जर्नी टोक्यो आने की। इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आप लोगों को पता चले कि मतलब इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है टोक्यो आना, अगर अच्छे से पढ़ो। और मैं भी किसी आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो आईटी बैकग्राउंड से होता तो शायद मैं बहुत जल्दी आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आईटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। चलते हैं। तो ये सब की जो मैसेज है उन्हीं सब लोगों के लिए है जो जापान आना चाहते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग हार्ड, और डेफिनेटली आप जापान आ सकते हो, इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ट्राई करूँगा कि ऐसे कंटेंट बार बार डालता रहूँ। थैंक यू एंड बाय।